हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। कल जो है हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में हमारा जो चैप्टर सेकंड है उसके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमारा सबसे पहला प्रश्न है अंतर बताइए। तो अंतर बताइए, काफ़ी क्वेश्चन आपको आते भी पाएंगे क्योंकि हम लॉन्ग भी कर चुके हैं, बुक एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, तो इससे आपको जो है काफ़ी जो है आपको हेल्प भी मिलेगी। पहला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक वृद्धि व प्रवासी वृद्धि में क्या अंतर होता है। प्राकृतिक वृद्धि यानी कि जो एक नेचुरल होती है, जन्म दर में से मृत्यु दर घटाने को जो है प्राकृतिक वृद्धि को प्राप्त किया जाता है। प्रवास मतलब कहीं और से आकर बस जाना। जब किसी देश में लोग आकर बस जाते हैं तो उसे जो है प्रवासी वृद्धि कहा जाता है। प्राकृतिक वृद्धि जो है देश की कुल जनसंख्या पर इसका प्रभाव पड़ता है और प्रवासी वृद्धि का जो है देश की कुल जनसंख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्या है, प्राकृतिक वृद्धि में जो है जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो इसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। भारत में प्रवासी वृद्धि का कोई विशेष महत्व नहीं है, यानी कि अगर हमारी प्राकृतिक वृद्धि होती है तो इससे जो मतलब ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम पॉजिटिव वृद्धि कहते हैं, और अगर मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है तो इसे नेगेटिव वृद्धि दर कहा जाता है, यानी कि ऋणात्मक की ओर चले जाना ऋणात्मक वृद्धि दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बाह्य प्रवास व आंतरिक प्रवास में क्या अंतर है। बाह्य प्रवास कल भी हमने किया था, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला जो प्रवास है वो बाह्य प्रवास कहलाता है, यानी कि अपने देश की सीमा को छोड़कर किसी और देश की सीमा में जाकर बस जाना जो है बाह्य प्रवास होता है। आंतरिक प्रवास में क्या होता है, किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य रहने वाले, यानी कि अपने ही देश के अंदर भ्रमण करते हुए किसी और जगह पर चले जाना, वो आंतरिक प्रवास कहलाता है। बाह्य प्रवास दो प्रकार का होता है, आप्रवास और उत्प्रवास। आंतरिक प्रवास क्या होता है, ये 4 प्रकार का होता है। गांव से नगर की ओर, गांव से गांव की ओर, नगर से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर, यह प्रवास होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है। अंतर्राज्यीय प्रवास क्या होता है, जब लोग एक राज्य के एक ही स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास कर जाते हैं तो उसे अंतर्राज्यीय प्रवास, मतलब एक ही राज्य के जब आप अलग अलग जिलों में जाकर बस जाते हो तो उसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। जैसे करनाल से हिसार की ओर जाना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है, क्योंकि दोनों ही जो है वो हरियाणा में आते हैं। अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास करना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। जैसे अंबाला से लुधियाना की ओर, अंबाला कहाँ आता है आपका, हरियाणा में, और लुधियाना पंजाब में, तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर रह रहे हो। अंतर्राज्यीय जो है अधिकांश प्रवास भारत में पाया जाता है, और अंतर्राज्यीय प्रवास मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना जो है यह भारत में कम पाया जाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास में जो है स्त्रियों की संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि वो विवाह के उपरांत जो है प्रवासी हो जाती हैं, और अंतर्राज्यीय प्रवास में जो है आजीविका के लिए प्रवास करने वाले पुरुषों का अनुपात अधिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, उद्भव स्थान और गंतव्य स्थान में क्या अंतर है। उद्भव स्थान, प्रवासी जिस स्थान को छोड़ता है उसे जो है उस प्रवासी का उद्भव स्थान यानी कि शुरू का स्थान। गंतव्य स्थान, जिस स्थान पर जाकर बस जाता है वो गंतव्य स्थान कहलाता है। उद्भव स्थान में जो है जनसंख्या की कमी हो जाती है, और गंतव्य स्थान क्योंकि हमें वहाँ जाकर बसना होता है, वहाँ हमें पहुँचना होता है, तो वहाँ जो है वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि व वास्तविक वृद्धि में क्या अंतर है। प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, दो समय बिंदुओं में जन्म दर व मृत्यु दर के अंतर में जो बढ़ोतरी होती है उससे जो जनसंख्या वृद्धि को जो है प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकाली जाती है, जन्म माइनस मृत्यु। वास्तविक वृद्धि दर में क्या होता है, इस वृद्धि में जो है जनसंख्या की जन्म दर व मृत्यु दर के साथ साथ जो है आप्रवास को भी शामिल किया जाता है, यानी कि जो प्रवास करके लोग रहने लग जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर,
दर, उसे जो है वास्तविक वृद्धि दर भी कहा जाता है। ये कैसे निकाला जाता है? जन्म माइनस मृत्यु प्लस में अप्रवासी माइनस उत्प्रवासी। तो इस प्रकार से जो है हमें वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर में क्या अंतर है? अशोधित जन्म दर क्या होता है? यह किसी वर्ष विशेष में जन्मे, मतलब किसी विशेष वर्ष में जन्मे कुल बच्चों की जो संख्या है उस वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या का जो अनुपात व्यक्त करता है उसे अशोधित जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर में क्या होता है? मरने वालों की संख्या उस वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या के अनुपात को व्यक्त करता है। जो जन्म दर होती है वो प्रति हज़ार में व्यक्त किया जाता है और मृत्यु दर को भी प्रति हज़ार में ही व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या का अंगगणितीय व कायिक घनत्व में क्या अंतर है? अंगगणितीय घनत्व क्या होता है? किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को, यानी कि जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे अंगगणितीय कहा जाता है। कायिक घनत्व में क्या होता है? किसी देश की कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि के अनुपात को जो है कायिक घनत्व कहा जाता है। अंगगणितीय में क्या होता है? भारत का अंगगणितीय जो घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और कायिक घनत्व कितना है? 848 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अंगगणितीय घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या है? कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल, और कायिक घनत्व निकालने का है कुल जनसंख्या बटे में कुल कृषि भूमि। कायिक अंगगणितीय घनत्व में जो है लोगों की संपन्नता का पता नहीं लगता है कि उन्हें कौन कौन से साधन मिल पा रहे हैं और कौन कौन से नहीं, और कायिक घनत्व में जो है उनकी संपन्नता का जो है अनुमान लगाया जा सकता है। अंगगणितीय घनत्व का जो अधिकतर प्रयोग है फिर भी इस ढंग से अपने आप में एक त्रुटि पाई जाती है। ऋणात्मक क्षेत्र में भी इस घनत्व को जो है धनात्मक दर्शाया जा सकता है। कायिक घनत्व में क्या होता है? कृषि अयोग्य भूमि की जो कुल भूमि से घटा दिया जाता है, तो इस घनत्व में द्वारा जो है कृषि योग्य भूमि का जो दबाव है उसका ठीक से अनुमान लगा लिया जाता है। अंगगणितीय घनत्व में जो है जनसंख्या वितरण की विभिन्नताओं का पता लगता है। और क्या है? कायिक घनत्व में कृषि भूमि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का पता लग जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, धनात्मक वृद्धि दर और ऋणात्मक वृद्धि दर में क्या अंतर है? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तब धनात्मक वृद्धि होती है, और जब मृत्यु दर अधिक होती है तब ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि करती है और ऋणात्मक में जनसंख्या घटती है। धनात्मक वृद्धि में संसाधनों का उपयोग बढ़ता है और इसमें संसाधनों का उपयोग घट जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या व जनसंख्या वृद्धि दर में क्या अंतर पाया जाता है? तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? कुल संख्या जो मापी जाती है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं और वृद्धि दर प्रतिशत में मापी जाती है। और जनसंख्या वृद्धि जो है किसी प्रदेश के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालती है, और जनसंख्या वृद्धि दर जो है किसी प्रदेश के जनांकी विशेषताओं पर प्रभाव डालती है। उत्प्रवास और आप्रवास में क्या अंतर है? आ मतलब आना, उत मतलब जाना। तो किसी उत्प्रवास में क्या होता है? किसी व्यक्ति या समूह का भारत छोड़कर विदेश में जाकर बस जाना उत्प्रवास कहलाता है। उत मतलब उधर चले जाना, आ मतलब आना, किसी और प्रदेश को छोड़कर अपने देश में भारत में आकर फिर से बस जाना। उत्प्रवास में जो है अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में होता है, आप्रवास जो है कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है। उत्प्रवास में क्या होता है? इससे मूल प्रदेश की जनसंख्या घट जाती है, और आप्रदेश में क्या होता है? इससे किसी प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जनसंख्या का वितरण असमान है, 2 उदाहरण बताइए। विश्व में जनसंख्या का 90% जो भाग है इसके 10% स्थल भाग पर ही निवास करता है। दूसरा क्या है? विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में जो है विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या की दुगनी होने की अवधि पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में एक अन्य तरीके से यह भी कहा जा सकता है
कि इसमें जो है इस बात पर विचार किया जाता है कि कोई जनसंख्या जो है कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। मान लीजिए किसी देश की जो जनसंख्या है उसकी वार्षिक वृद्धि दर का रेशो क्या है 2.0 और उसे दुगना होने में जो है 35 वर्ष लगेंगे। जनसंख्या के दुगने होने की अवधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 70 भाग में वृद्धि दर, यानी कि 70 बाय वृद्धि जो उसका वृद्धि दर का रेशो है। भारत की वर्तमान जो जनसंख्या का वृद्धि दर का जो रेशो है वो कितना है, 1.64% है और यह प्रतिवर्ष होता है। तो दुगना होने की अवधि क्या हो गई, 70 बाय 1.64, लगभग जो है इसे 43 वर्ष लगेंगे। विभिन्न देशों में जनसंख्या की दुगनी होने की जो अवधि है उसमें बहुत विभिन्नता मिलती है। कुछ देशों में जो संख्या है 21 वर्षों में ही दुगनी हो जाती है। कुछ देशों में जनसंख्या को दुगनी होने में जो है 100 वर्षों से अधिक समय लगता है। क्या है, विश्व में 71 देश ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर जो है 2.9% है। इसकी जनसंख्या जो है 24 से 35 वर्षों में दुगनी होगी। और क्या है, 14 ऐसे देश हैं जिनकी वृद्धि दर जो है 3 से 4.4% है और इनकी जनसंख्या जो है 16 से 23 वर्षों में होगी। और 1/4 जनसंख्या जो है 90 देशों में रहती है। इनकी जनसंख्या जो है 1-2 पीढ़ियों में ही दुगनी हो जाएगी। ये देखिए आप कितना गैप है कि कुछ देश तो ऐसे हैं जिनको 24 से 35 वर्ष लगेंगे, कुछ देश ऐसे ही हैं जो 16 से 23 और कुछ देश ऐसे भी हैं जो 1 या 2 पीढ़ियों में ही दुगने तिगनी जनसंख्या को धारण कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विगत कुछ शताब्दियों में जनसंख्या वृद्धि तीव्र क्यों हो रही है, या विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो क्या है, विश्व की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ती जा रही है। पहले काफ़ी लंबे समय तक जो है संसार की जनसंख्या में बहुत कम वृद्धि होती रही है, परंतु पिछली 3 शताब्दियों से जो है यह तेज़ी से बढ़ रही है। देखिए कैसे 1650 से 2001 तक जो है 351 वर्षों में जो है संसार की जनसंख्या कितनी हो गई है, 55 करोड़ से बढ़कर जो है 605 करोड़ हो गई है। केवल 47 वर्षों में ही जो है संसार की जनसंख्या बढ़कर लगभग दुगनी हो गई है। देखिए 1650 में कितनी थी, 50 करोड़, 1750 में 70 करोड़, 1804 में 100, 1927 में 200, 1960 में 300, 1974 में 400, 1988 में 500, 1999 में 600 और 2011 में ये 700 करोड़ हो गई है। अब क्या है, समस्त संसार में जनसंख्या वृद्धि जो है तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण क्या है, एक तो गहन और यांत्रिक कृषि के द्वारा जो है भोजन सामग्री के उत्पादन में वृद्धि होने लगी है। इससे खाद्य पदार्थों की पूर्ति भी निश्चित हो गई है और पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ रही है। इसीलिए सभी को अच्छा भोजन प्राप्त होता है, मरने वालों की संख्या कम हो गई है, रोगों से लोग कम ग्रस्त रहते हैं। विज्ञान और तकनीक की प्रगति, नए नए आविष्कारों और जीवन को सुखी संपन्न बनाने के प्रचुर साधनों का विकास हो गया है। औद्योगिक उन्नति, जिसमें खनिज संसाधनों के प्रयोग से जल विद्युत शक्ति, कच्चे माल का परिवहन का, कुशल प्रबंधन का, उद्योगों का भी जो है विकास तीव्र गति से हुआ है। इससे बढ़ती हुई जनसंख्या को जो है नए नए रोजगार प्राप्त होने लगे हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं को, लोग साधन संपन्न हो गए हैं, लोग अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर पा रहे हैं। और क्या है, स्वास्थ्य विज्ञान और चिकित्सा की उन्नति द्वारा जो है बीमारियों पर नियंत्रण होने से मृत्यु दर भी कम हो गई है। अगर मृत्यु दर पर हमने काबू पा लिया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है जन्म दर का रेशो बढ़ रहा है और यही सबसे बड़ा कारण है कि दिन प्रतिदिन जो है जनसंख्या दुगनी तिगनी बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थायी प्रवास के विभिन्न रूप कौन से हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अस्थायी प्रवास जो है दैनिक भी होता है, मौसमी भी होता है, मासिक भी होता है, वार्षिक। अस्थायी मतलब जो कुछ समय के लिए हम करते हैं। दैनिक प्रवास में क्या होता है, नगरों के जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, कई लोग जो है रोजगार प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेली जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं और शाम को अपने घर आ जाते हैं। मौसमी प्रवास में क्या होता है कि शीत ऋतु में पर्वतीय लोग जो है सर्दियों से बचने के लिए नीचे घाटियों में उतर आते हैं
हैं। इसी प्रकार जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है या जहाँ जो पिराई काल में मज़दूर चीनी मिलों में काम करते थे, वो पिराई बंद होने पर यानी कि गन्नों की कटाई बंद होने पर जो है अपने घर वापस चले जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ लोग अपने पशुओं के लिए, कुछ लोग जो है अपने काम के लिए तरह तरह के प्रवास करते रहते हैं।